नमस्कार दोस्तों, 1 मार्च 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। अब वैसे तो आजकल न्यूज रशिया यूक्रेन के वॉर से ही घिरी हुई है। आज भी 3 आर्टिकल्स उससे रिलेटेड हैं। एक आर्टिकल इसका डिस्कस करूंगा। एक्चुअली में मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको बाकी न्यूज़ेस भी बताऊं। यूक्रेन रशिया के बारे में तो आप काफी कुछ सुन ही रहे होंगे। तो एक आर्टिकल जो यूक्रेन रशिया वॉर का है, इसमें जो इकोनॉमिक कॉस्ट हो सकती है इस वॉर की, केवल रशिया यूक्रेन के ऊपर नहीं, इंडिया के ऊपर और ग्लोबल कम्युनिटी के ऊपर, उसके बारे में एक व्यू पॉइंट इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिया हुआ, काउंटिंग द कॉस्ट। इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो ये देखूंगा मैं। फिर धर्मशाला में हम लोग जो तीसरा T20 मैच थे वेस्ट इंडीज के, सॉरी श्रीलंका के अगेंस्ट जीत गए। तो वेस्ट इंडीज को ओडीआई में क्लीन स्वीप किया, T20 में क्लीन स्वीप किया, श्रीलंका को T20 में क्लीन स्वीप किया। तो रोहित शर्मा का मतलब बिल्कुल बहुत ही अच्छा कैप्टेंसी कैरियर चल रहा है, इस प्रकार की एक न्यूज है। क्रिकेट से रिलेटेड है और आप में से ज्यादातर लोग क्रिकेट मुझसे बेहतर ही जानते होंगे, तो इसलिए बहुत अलग से मैं इस न्यूज को डिस्कस नहीं करूंगा। 3 जो टॉपिक हैं यूनिक, जो कि यूक्रेन रशिया मुद्दे वाले से अलग है, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक तो जो सिल्वर लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट है केरला का, उसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। फिर साइबर अटैक को रिपोर्ट करना, ये आगे आने वाले समय में सरकार मैंडेटरी कर देगी। इनफैक्ट ये जो डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021 लाया जा रहा है, इसका क्लॉज 25 ये बोलता है कि किसी भी कंपनी के अगेंस्ट मान लो किसी भी प्रकार का डाटा ब्रीच होता है, साइबर अटैक होता है, तो उसकी रिपोर्टिंग 72 घंटे के अंदर करनी होगी। और यूरोप के जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है ना, जीडीपीआर रूल्स है, वो भी कुछ ऐसी टाइमलाइन देते हैं। तो साइबर अटैक्स को रिपोर्ट करना यहां पे मैंडेटरी किया जा रहा है। और ये आर्टिकल बोल रहा है कि केवल प्राइवेट कंपनीज के लिए नहीं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए भी मैंडेटरी होना चाहिए। और मैंडेटरी करने के बाद भी अगर कोई डाटा ब्रीच को रिपोर्ट नहीं करता तो क्यों नहीं रिपोर्ट करेगा, और नहीं रिपोर्ट कर रहा है तो उसको आप पकड़ोगे कैसे, इसके रिस्पेक्ट में बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल को देखेंगे। और इसके बाद जो आखिरी आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है फ्लैग बेयरर्स ऑफ नेशनलिज्म। यहां पे क्या हो रहा है एक्चुअली में, ये जो कर्नाटका में हिजाब रो चल रहा है, इस हिजाब रो को लेके जो कर्नाटका की कैबिनेट के रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्टर हैं KS ईश्वरप्पा, इन्होंने यहां पे एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टाइप का स्टेटमेंट दे दिया। इन्होंने ये बोल दिया कि लाल किले पे आज की डेट में हमारा तिरंगा फहरा रहा है, इस तिरंगा की बजाय हो सकता है 100 200 500 साल बाद भगवा ध्वज, ये जो सैफरॉन फ्लैग है, ये फहरने लगे। मतलब इस तरह की स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने दे दिया। अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। कांग्रेस इस बात को लेकर आग बबूला हो गई और बोल रही कि ये आप नेशनल मतलब हमारे देश को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तिरंगे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिसरिस्पेक्ट तो दिख रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट है JP नड्डा साहब, उन्होंने डांट लगाई है यहाँ पे KS ईश्वरप्पा को, लेकिन कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर इसको डिफेंड कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या चल रहा है, ये जो कर्नाटका में हिजाब रो हो रहा है उसी से ये ओरिजिनेट कर रहा है। ठीक है भाई, तो इस मुद्दे को यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मतलब कर्नाटका की पॉलिटिक्स और ये बात, ये जो हिजाब रो के बाद जो पॉलिटिक्स हो रही है, थोड़ा एक अगली टर्न ले रही है। तो ये 3-4 जो यूनिक आर्टिकल्स है मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। टोटल 4 आर्टिकल्स में डिस्कस कर रहा हूं। शुरुआत किससे की जाए, तो शुरुआत करते हैं भाई रिपोर्टिंग साइबर अटैक से। ये मैं कह सकता हूं कि कन्वीनियंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अच्छी बात यहां पे इस आर्टिकल में बता रखी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं जो भी मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूं। एंड इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन फ्रेंड्स, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। क्या बताया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITI ये नए साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस लेके आएगी, ऐसा बोला मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर साहब ने। अभी रिसेंटली एक साइबर सिक्योरिटी इवेंट हुआ और वहां पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर साहब MITI ने क्या बोला, नए साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशन आएंगे। और इन नए साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी सारी कंपनीज के ऊपर कि अगर इन कंपनी के ऊपर या किसी भी डाटा फिड्यूशरी के ऊपर किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम होता है, तो साइबर क्राइम में जो भी डाटा लीक हुआ है, जिस प्रकार का भी साइबर अटैक हुआ है उनके अगेंस्ट, जिस प्रकार का भी साइबर क्राइम हुआ है उनके अगेंस्ट, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपकी अथॉरिटीज को। मतलब आप किसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर या फिर किसी भी डाटा इंटरमीडियरी के ऊपर, डाटा फिड्यूशरी के ऊपर किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम अटेम्प्ट हुआ है, उससे जो भी डाटा लीक हुआ है, इसकी पूरी जानकारी देनी पड़ेगी अथॉरिटीज को। क्लॉज 25 ऑफ द डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021 जो कि अभी लॉ नहीं बना है, यह भी बोलता है कि जो डाटा फिड्यूशरीज है, किसी भी डाटा ब्रीच इंसिडेंट के 72 घंटे के अंदर जो भी पर्सनल या नॉन पर्सनल डाटा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उसकी जानकारी देनी है अथॉरिटीज को।
और कुल मिला के आप कह सकते हो कि ये जो नियम कानून बनाया जा रहा है, दिस नियम कानून इज इन लाइन विद जीडीपीआर, ईयू जीडीपीआर, यूरोपियन यूनियन का ये जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, ये भी कुछ इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप करता है डाटा फिड्यूशरीज के ऊपर कि अगर डाटा ब्रीच हुआ है तो एक स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन के अंदर अथॉरिटीज को आपको चीजें रिपोर्ट करनी पड़ेंगी। क्योंकि देखिए, अगर डाटा ब्रीच हुआ है तो क्या डाटा ब्रीच हुआ है इसके बारे में अगर आप अथॉरिटी को बता देते हो तो उससे होगा क्या, पहली बात तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि हाँ भाई उनका डाटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो लोग सही समय पे कुछ स्टेप वगैरह ले सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा, सरकार और जो भी अथॉरिटीज ओवरऑल डाटा प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व है वो यहाँ पे प्रोएक्टिव होके उसके इंपैक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकती हैं। ठीक है भाई, तो नो डाउट इससे साइबर सिक्योरिटी बढ़ेगी, अटैक्स कम होंगे, ब्रीचेस कम होंगे, हम ठीक तरीके से चीजों को सही समय पे रोकने की कैपेबिलिटी को एक्वायर कर पाएंगे। लेकिन बात यहां पे यह है कि क्या कंपनीज इस प्रकार के डाटा ब्रीच को रिपोर्ट करेंगी? अगर यह देखा जाए कि किसी भी साइबर डाटा अटैक से इकोनॉमी को कितना नुकसान हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 2021 की बात करो तो 2021 में पूरी दुनिया में जो भी साइबर अटैक्स हुए हैं उसके चलते $6 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है, ऐसा यहां पे रिपोर्ट किया जा रहा है। और अगर कंट्री की इकोनॉमी की टर्म्स में बात करो तो $6 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी केवल 2 कंट्रीज की है, एक यूएसए की और एक चाइना की। तो जितना लॉस इन्फ्लेक्ट हुआ है साइबर अटैक्स की वजह से 2021 में, अगर कंट्री के टर्म्स में उसे आप कंपेयर करो तो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा लॉस होगा, यूएस चाइना की इकोनॉमी $6 ट्रिलियन से ज्यादा है। केवल प्राइवेट फर्म्स के ऊपर नहीं, गवर्नमेंट सर्विसेज, क्रिटिकल यूटिलिटीज के ऊपर भी साइबर अटैक्स होते हैं, डाटा ब्रीच इंसिडेंट्स होते हैं। जैसे कि 2021 में यूएस के ईस्ट कोस्ट पे जो नेशन वाइड गैस पाइपलाइन है, इसके ऊपर एक साइबर अटैक हुआ था। और इस साइबर अटैक के चलते आप देखो तो यूएस के ईस्ट कोस्ट पे पेट्रोल वगैरह के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, समझ गए। ट्रांसपोर्टेशन स्टैंड स्टिल पे आ गया था, 45% ऑफ पेट्रोल और डीजल कंज्यूम जो था ना वो यहां पे रुक गया था, मतलब अवेलेबिलिटी कम थी, डाटा पाइपलाइन ही काम करना बंद कर दी थी। तो साफ बात यह कि गवर्नमेंट और स्टेट ओन्ड अगर एंटरप्राइजेस के ऊपर किसी प्रकार का साइबर अटैक हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो उस देश की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को हर्ट कर सकता है। मतलब यहां पे कन्वेंशनल वॉर नहीं हुआ, साइबर वॉर के थ्रू ही आपकी इकोनॉमिक ताकत को रोक दिया। यहां पे लोगों ने जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन पैसों का आपको बहुत नुकसान कर दिया। तो लॉजिक यहां पे यही है रिपोर्टिंग के पीछे कि अगर आप सही समय पे डाटा ब्रीच को रिपोर्ट कर देते हो तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम आ जाएगी प्ले में, बहुत सारे और अलर्ट ऑर्गेनाइजेशंस प्ले में आ जाएंगे, वो वल्नरेबिलिटीज को ढूंढने लगेंगे, कंपनीज को सिक्योरिटी पैचेज प्रोवाइड किए जा सकते हैं जिसको लगा के वो अपने आप को फ्यूचर में सिक्योर कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की कोशिश की जा सकती है, वगैरह वगैरह। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिन फर्म्स के अगेंस्ट डाटा ब्रीच होता है वो इस डाटा ब्रीच को रिपोर्ट करने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अगर डाटा ब्रीच हो गया तो इन कंपनीज की रेपुटेशनल डैमेज हो जाती है, और रेपुटेशनल डैमेज इनका बहुत बड़ा है। एक एम्पेरिकल स्टडी कंडक्ट की गई है कंपैरिटेक द्वारा, वो ये बोल रही है कि एक कंपनी पे अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ और वो सिक्योरिटी ब्रीच पब्लिक हुआ तो आने वाले 3 महीनों में उस कंपनी के शेयर प्राइसेस 3.5% से गिर जाते हैं, और आने वाले 1 साल में उस कंपनी के शेयर प्राइसेस 8.6% से गिर जाते हैं स्टॉक मार्केट पे। और वो कंपनी बेटर तरीके से मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पाती है। उसकी एक वजह यह है कि उसकी रेपुटेशन इतनी डैमेज हो चुकी होती है कि लोग ओवरऑल उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रेफर ही नहीं करते हैं। आपको याद होगा एडिस अबाबा में इथियोपियन एयरवेज का एक प्लेन क्रैश कर गया था, उसके बाद बहुत दिन तक बहुत सारे लोगों ने उस प्लेन की फ्लाइट टिकट्स बुक नहीं किए। तो रेपुटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और जब किसी कंपनी के ऊपर साइबर अटैक हुआ है, ये रिपोर्ट हो गया, तो उस कंपनी की रेपुटेशन को एक इरिवर्सिबल डैमेज होता है, और इसके लिए लोग उसके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, उसके शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं। तो उस कंपनी को होता है भारी नुकसान, और ये भारी नुकसान इतना ज्यादा होता है कि कल की डेट में मान लो उसने नियम कानूनों के हिसाब से डाटा सिक्योरिटी ब्रीच को रिपोर्ट नहीं किया, तो रिपोर्ट ना करने के बाद मान लो गवर्नमेंट पकड़ भी लेती है और उसके ऊपर फाइन पेनाल्टी भी लगाती है, तो वो फाइन पेनाल्टी से ज्यादा नुकसान उसको तब होगा जब वो डाटा ब्रीच को रिपोर्ट कर देगी। इसलिए प्राइवेट फर्म्स क्या करती हैं कि उनको ऐसा लगता है कि चलो भाई ठीक है, डाटा ब्रीच हो गया, किसी को बताओ मत, ना बताने में ज्यादा फायदा, क्योंकि बता दिया तो ज्यादा रेपुटेशनल नुकसान होगा, ज्यादा इकोनॉमिक नुकसान होगा। अगर आपने नहीं बताया और कल की डेट में पकड़े भी गए तो भी फाइन पेनाल्टी कम मारी जाएगी। समझ गए आप बात को? तो ये चीज यहां पे बताई जा रही है।
कि आप भले ही यहां पे मैंडेटरी कर दो, कंपनियों के ऊपर ये नियम कानून लगा दो कि आपको डाटा ब्रीच रिपोर्ट करना है, लेकिन कंपनी अगर डाटा ब्रीच रिपोर्ट नहीं कर रही है तो आप क्या कर सकते हो? आप कैसे जान सकते हो? मान लो आप जान भी गए तो आप फाइन पेनल्टी लगाओगे, कंपनी को लगेगा कि फाइन पेनल्टी कम सस्ती महंगी पड़ रही है, डाटा ब्रीच के बाद जो हमारी रेपुटेशनल डैमेज होगी उसमें ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए कंपनी रिपोर्ट ही नहीं करती। तो अब अगर मान लो कंपनी रिपोर्ट नहीं कर रही है, रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रही, तो उसको इन्फोर्स कैसे किया जाएगा? कैसे आप पता चलवाओगे कि किसी एक कंपनी में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है? इसके लिए समय समय पे पीरियोडिक साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कराए जा सकते हैं। ये जो साइबर सिक्योरिटी ऑडिट होते हैं ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं और इससे आप ये पता कर सकते हो कि हाँ भाई किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के अगेंस्ट साइबर अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो रेगुलेटर्स है ना, उनके पास ये कैपेसिटी ही नहीं है कि हम फ्रीक्वेंट बेसिस पे इस प्रकार के साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स कंडक्ट कर सके। देखिए, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में हम अभी भी थोड़ा पीछे हैं, उतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो कल की डेट में हम किसी फर्म का साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि हम एक लार्ज स्केल पे साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कर पाए फ्रीक्वेंटली अलग अलग कंपनीज की। तो इसमें क्या किया जाए? तो हम ये कर सकते हैं कि भाई थर्ड पार्टी को यहां पे हायर कर सकते हैं। गवर्नमेंट इम्पैनल्ड थर्ड पार्टी साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर्स को हायर करके समय समय पे क्रिटिकल साइबर सिक्योरिटी इंपैक्ट असेसमेंट कराना यहां पे बहुत जरूरी है। और ये असेसमेंट केवल प्राइवेट कंपनियों में नहीं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी होना चाहिए, चाहे केंद्र की सरकार का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे राज्य की सरकार का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो। तो सबसे जरूरी बात यह है, एक देश की सरकार और रेगुलेटर्स के लिए यह जानना है कि साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ है। जब तक आप ये जानोगे ही नहीं, तब तक उस प्रकार के अटैक को रोकने के तरीके आपके पास नहीं होंगे। फिर जो भारत सरकार है वो प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स के ऊपर या फिर डाटा फिड्यूशरीज के ऊपर एक मैंडेटरी कंडीशन लगा सकती है कि समय समय को आप मतलब पीरियोडिक बेसिस पे आपको अपनी सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट्स पब्लिश करनी है। समय समय पे खुद सरप्राइज सिक्योरिटी ऑडिट्स आपको कंडक्ट करवाने हैं, कभी कभी सरकार भी आपके ऊपर ऑडिट्स कंडक्ट करवा सकती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारे आईटी सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करने के मैकेनिज्म डिवाइस करने पड़ेंगे, प्रोटेक्शन प्रोफाइल्स के पैरामीटर्स को सेटअप करना पड़ेगा। फिर कॉमन क्राइटेरिया टेस्टिंग लेबोरेटरी सेटअप की गई है भारत सरकार के द्वारा, तो इनके अंदर सर्टिफिकेशन लेना। तो मतलब कुल मिला के साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स असेसमेंट्स इनको गवर्नमेंट को कंडक्ट करवाना पड़ेगा। अभी के लिए हमारी सरकार के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम लोग थर्ड पार्टी जो प्राइवेट ऑडिट कंडक्टर्स होते हैं उनकी मदद ले सकते हैं, उनको हायर कर सकते हैं। धीरे धीरे करके भारत सरकार खुद इस प्रकार की कैपेबिलिटीज को एक्वायर कर सकती है। ईयू के जीडीपीआर से हमको काफी कुछ सीखना है। जितना ज्यादा हम साइबर सिक्योरिटी में प्रोएक्टिव रहेंगे उतना ही हम अपना डाटा प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उतना ही अपने सिटीजन्स के डाटा को सेफ रख पाएंगे। यही सब बातें यहाँ पे ओवरऑल बताई जा रही हैं। अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है द सिल्वर लाइन इज नॉट अ वैनिटी प्रोजेक्ट। बेसिकली यहाँ पे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की तारीफ की जा रही है, इसको फर्जी प्रोजेक्ट नहीं बताया जा रहा है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में जिसको जिसको ना पता हो मैं बता दूं, ये एक सेमी हाई स्पीड रेलवे है केरला में, ठीक है ना भाई। अब 530 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। अगर ये केरला का नक्शा है तो नॉर्दर्न कासरगोड डिस्ट्रिक्ट को साउथ में तिरुवनंतपुरम के साथ जोड़ेगा। ये 530 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में पूरी हो सकती है। अभी इस दूरी को कवर करने के लिए लगभग 12 घंटे लगते हैं अगर आप अभी के रेलवे लाइंस या रोड नेटवर्क्स के थ्रू जाते हो। तो 4 घंटे में अगर आप ये पूरी की पूरी दूरी कवर कर लेते हो और हर 50 किलोमीटर में यहां पे बीच में बहुत से स्टॉप्स बनाए गए हैं, तो वो स्टॉप्स फोकल पॉइंट की तरह काम करेंगे डेवलपमेंट के। बेसिकली यहां पे ऑथर ये कह रहा है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरला के फ्यूचर इकोनॉमिक बूम का एक जरिया बन सकता है। राज्य की सरकार बहुत प्रोएक्टिव बेसिस पे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना चाहती है, लेकिन अब तक वो लोगों को इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर पा रही कि सच में आगे आने वाले समय में केरला की इकोनॉमी के लिए एक प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन का मींस बन सकती है सिल्वर लाइन जो रेलवे है, ठीक है। और इसके लिए जो एग्जाम्पल कोट कर रहा है ऑथर, वो कोट कर रहा है जापान का। जापान ने भी जो अपनी पहली एवर हाई स्पीड रेल लाइन बनाई थी जिसका नाम था शिनकानसेन, वो 1950s में बनाई थी। जब जापान में रेलवे लाइन सेटअप की जा रही थी उस समय पे जापान के लोगों को एक डाउट था। जापान के लोग बोल रहे थे कि भाई हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाह हो चुके हैं, तो इतनी तबाही के बाद इतनी महंगी रेलवे लाइन बनाने का फायदा क्या है, हमारे यहाँ के लोग इसके टिकट तक नहीं खरीद पाएंगे, ज्यादा इसके ऊपर डिमांड नहीं होगी। लेकिन तब से लेके आज तक देखा गया है कि जो शिनकानसेन नाम की हाई स्पीड रेलवे है
जो 1964 में जापान में इनॉग्रेट हुई, उसने कहीं ना कहीं जापान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, रिसर्जेंस में एक मेजर रोल प्ले किया है। और यही चीज सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरला के लिए कर सकती है। 1980s के बाद से अगर आप देखो तो केरला में इकोनॉमिक ग्रोथ के सारे फैसेट्स मौजूद थे, बट इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी तेजी से हुई नहीं। अगर आप बात करें पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन की, तो नो डाउट पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन केरला में वन ऑफ द बेस्ट है अगर आप बाकी स्टेट से कंपेयर करो। बाकी स्टेट छोड़ो, ईस्ट एशियन टाइगर इकोनॉमीज मान लो, जैसे वियतनाम जैसी इकोनॉमीज हो गई, इनके साथ भी अगर आप कंपेयर करते हो तो केरला का पब्लिक हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द टॉप है। लेकिन जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है केरला स्टेट का, वो हम पूरी तरीके से मीट नहीं कर पाए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, सरकार की तरफ से जो खर्चा होना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिसर्च में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, ये केरला में नहीं हो पाया है। और इसलिए केरला बन गया है एक्सपोर्टर ऑफ स्किल्स। केरला की लगभग 15 लाख जनता हाई स्किल्ड नौकरियों में डिप्लॉयड है। नर्सेज, इंजीनियर्स, टीचर्स, मीडिया प्रोफेशनल्स, ये सब हाई स्किल्ड जॉब्स हैं। और यहां पे केरलाइट्स पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर दूसरे देशों में आपको एम्प्लॉयड नजर आ जाएंगे। अब खास बात यह है कि ये केरलाइट्स की पहली प्रायोरिटी तो ये होगी कि अगर इनको अपने स्टेट में जगह मिल जाती तो ये वहां काम करते। कहीं ना कहीं मजबूरी है, अपने स्टेट में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तभी वो अपना स्टेट छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो इस टैलेंट को केरला में रोकने की जरूरत है। केरला में जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं, हर साल 1,66,000 बच्चे टर्शियरी एजुकेशन के लिए एनरोल करते हैं। लगभग 60,000 बच्चे इंजीनियरिंग के कोर्सेज ज्वाइन करते हैं। तो केरला जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड है, उसने ये बोला है कि आगे आने वाले समय में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नॉलेज लेड इकोनॉमिक ग्रोथ, और नॉलेज लेड इकोनॉमिक ग्रोथ में जो भी केरला के ग्रेजुएट्स और हाई स्किल्ड जॉब करने वाले लोग हैं, उनको केरला के अंदर रोकना जरूरी है। तो टूरिज्म और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, मीडिया एंड एनिमेशन, एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारे फील्ड्स में केरला में से स्किल बेस निकल के आएगा। जरूरी है कि इस स्किल बेस को केरला में रोका जाए, और केरला नहीं तो एटलीस्ट इंडिया में तो रोका जाए। ये लोग देश के बाहर चले जाते हैं, दूसरे देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में रोल प्ले करते हैं, जो कि इंडिया के अंदर और केरला के अंदर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ठीक है भाई, तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट वो अपॉर्चुनिटी यहां पे दे पाएगी, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। केरला के अंदर अच्छी खासी लिविंग कंडीशन है, सेफ पब्लिक स्पेसेस है, एक्सीलेंट हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज है, गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो कि एक लॉजिस्टिकल नेटवर्क है, वो ऐसी कंडीशंस केरला के अंदर लेके आ सकता है कि केरला के अंदर एक बिजनेस के सेटअप होने के सारे एवेन्यूज प्रेजेंट होंगे। क्योंकि देखिए, स्किल बेस केरला के अंदर ही है ही, ठीक ठाक जगह भी है ओवरऑल बिजनेसेस के ऑपरेट करने के लिए। बस केरला की जो इंटर कनेक्टिविटी है वो यहां पे जबरदस्त तरीके से सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट से बढ़ जाएगी। ये जो प्रपोज सेमी हाई स्पीड रेलवे है, ये केरला की 14 में से 11 डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देगी, एक फास्ट पेस सबर्बन रेल सिस्टम की तरह काम करेगी। और खास बात यह कि ये जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है, इट इज अ सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट। सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट की खास बात यह होती है कि हर 50 किलोमीटर में चूंकि एक स्टॉप है, तो मैक्सिमम स्पीड रेल की 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही जा पाएगी। अगर हाई स्पीड रेल सिस्टम है तो स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे भी जा सकती है। लेकिन हाई स्पीड रेल सिस्टम में स्टॉप दूर दूर होते हैं, कम से कम 200 किलोमीटर दूर होगा एक स्टॉप। और ये जो आपकी सेमी हाई स्पीड लाइन होगा, केरला में जो 550 किलोमीटर की लगभग की लाइन है, इसमें हर 50 किलोमीटर पे स्टॉप है। तो ऑब्वियस ही बात है 320 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड जा पाना मुश्किल है। ट्रेन तेज होगी फिर धीमे होने लगेगी, जैसे ही 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय हो जाएगा एक नया स्टॉप आ जाएगा। और ये जितने भी बीच में फोकस पॉइंट्स स्टॉप्स हैं, ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ के नोडल फंक्शंस की तरह उभर के आएंगे आगे आने वाले समय में। तो लॉन्ग टर्म में केरला की इकोनॉमी मॉडर्नाइज हो सके, वहां पे नई जॉब्स क्रिएट हो सके, नए बिजनेसेस वहां पे सेटअप हो सके, उसमें ये रेल प्रोजेक्ट बहुत मदद करेगा। अब यहां पे कुछ लोग इस बात के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे कि ये रेल प्रोजेक्ट तो नो डाउट शुरुआत में बनते वक्त तो भाई एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा इस रेल प्रोजेक्ट से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो रेल प्रोजेक्ट है वो रेन्यूएबल एनर्जी से चलेगा, और डेली के बेसिस पे 1 मिलियन पैसेंजर्स को रेन्यूएबल एनर्जी से ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। अब यहीं पे आप एज्यूम करो कि उस समय पे अगर ये प्रोजेक्ट ना हो तो यही लोग या तो रोड के रास्ते या फिर जो कंजेस्टेड अभी का रेलवे सिस्टम है उसके रास्ते ट्रेवल करेंगे, तो उसमें समय भी ज्यादा लगेगा, पॉल्यूशन भी ज्यादा होगा, कंजेशन भी ज्यादा होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा। तो इसीलिए यहां पे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट भले ही शुरू में एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा हो, बट लॉन्ग टर्म में एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल होगा, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। और चूंकि केरला लैंड स्कार्स है, तो लॉन्ग टर्म में रोड नेटवर्क को स्टैब्लिश करने से ज्यादा पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है
वो रोड के रिस्पेक्ट में आधा स्पेस लेगा, आधी स्पेस में रेल नेटवर्क बन जाएगा और 3 गुना ट्रैफिक, जितना आप रोड से ट्रांसफर करोगे उससे 3 गुना ट्रैफिक ये सिल्वर लाइन रेलवे केटर कर सकती। फिर भाई देखा जाए तो केरला के अंदर रोड कंजेशन बढ़ रहा है। ऑलरेडी 14.4 मिलियन, 1,44,00,000 व्हीकल्स हैं केरला के अंदर एज ऑफ 2020, जिसमें से 32 लाख कार्स और जीप्स हैं। और ये सब किसके लिए? 3.5 करोड़ आबादी वाले केरला स्टेट के लिए। 6 लेन नेशनल हाईवे बनाने की बात की जा रही है, लेकिन इस 6 लेन नेशनल हाईवे से आधा जगह लेगी आपकी ये हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड रेलवे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। ये बात बताई है यहां पे केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो केरला की सरकार और केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बहुत हद तक यहां पे कोशिश कर रही है कि वो केरला के लोगों को इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स को समझा पाए। लोग समझेंगे नहीं समझेंगे वो तो बाद में पता चलेगा। ये जो रेल प्रोजेक्ट है इसको बनने में 5 साल लगेंगे। लगभग 63,941 करोड़ की कॉस्ट आएगी। 7.5% ऑफ केरलाज एनुअल इनकम का यहां पे खर्चा होगा। अब ये जो रेलवे कंस्ट्रक्शन है ये कहीं ना कहीं केरला को डेब्ट ट्रैप में फंसा सकता है, ऐसा बहुत से लोग बोल रहे हैं। लेकिन ऑथर बोल रहा है ऐसा बोलना सही नहीं है, क्योंकि नो डाउट केरला की प्रेजेंट इकोनॉमी के हिसाब से तो डेब्ट ट्रैप आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे रेल नेटवर्क बनेगा तो उससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी एक बूम मिलेगा और आगे आने वाले समय में केरला की इकोनॉमी बनेगी और उस बढ़ती इकोनॉमी के साथ अपना डेब्ट केरला चुका सकेगा। फिर ये जो हाई स्पीड रेलवे है इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि एक अर्थ को एक प्रोन रीजन में बन रही है ये, इसलिए कल की डेट में कोई बड़ा मेजर इंसिडेंट हो सकता है। इस रिस्पेक्ट में ऑथर बोलता है कि इतना डरने की जरूरत नहीं है। जापान में भी जो हाई स्पीड रेलवेज बनी है वो अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स में बनी है, लेकिन पिछले 6 डिकेड्स में वहां पे कोई भी फैटल एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑडिट के साथ अगर इंडिया के केरला के अंदर भी सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो भले ही वो एक अर्थक्वेक प्रोन रीजन से निकल रहा है, जापान से ज्यादा थोड़ी ना अर्थक्वेक रीजन है केरला का, हम इंसिडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, डिजास्टर को रोक सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग और सिक्योरिटी के साथ। कुछ क्वेश्चंस हैं कि रेलवे स्टैंडर्ड गॉज पे जाएगा, ब्रॉड गेज पे जाएगा, मॉडर्नाइज रेलवे नेटवर्क बनाना है, तो इन सब चीजों के ऊपर बातचीत तब होगी जब एक्चुअली में केरला के लोग कन्विंस हो पाएंगे कि हाँ भाई सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए केरला के लोगों के अंदर एक डाउट सा है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे ऑथर बिल्कुल क्लियर कट टर्म्स में ये बोल रहा है, अनएम्बिगस वे में ये बोल रहा है कि ये प्रोजेक्ट केरला की डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए, इनफैक्ट देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं द फ्लैग बेयरर्स ऑफ नेशनलिज्म। यहां पे क्या बात की जा रही, तो देखिए कर्नाटका की लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस बिल्कुल बंद से पड़ गए। आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटका में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। और ये पूरा का पूरा धरना प्रदर्शन केरला के लेजिस्लेचर में किया कांग्रेस ने। क्यों किया? क्योंकि भैया जो इस समय पे बीजेपी पार्टी के रूलिंग कैबिनेट के रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज मिनिस्टर हैं कर्नाटका के अंदर, के.एस. ईश्वरप्पा साहब, इन्होंने दे दिया एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? अभी हुआ यह था कि भाई इनकी शिवमोगा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज में तिरंगा फहराने की बजाय भाग ध्वज, ये जो सैफरॉन फ्लैग होता है, इसको फैला दिया गया। अब जब इसको लेकर रिपोर्टर्स ने ईश्वरप्पा साहब से सवाल पूछा तो ईश्वरप्पा साहब ने बोल दिया कि हो सकता है आज से 100, 200, 500 सालों बाद लाल किले पे तिरंगा ना फैल रहा हो, भगत ध्वज फैल रहा हो। अब ये सच में एक, अगर आप देखो तो किसी सेंसिटिव इंसान के लिए ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है कि भाई आप तिरंगे का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, इसकी बजाय भगत ध्वज की बात कर रहे हो। भगत ध्वज को कहीं ना कहीं रिलीजन के साथ जोड़ा जाता है। तो इसीलिए देखो कि कांग्रेस ने काफी बवाल मचा दिया आपका लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर को एडजॉर्न सैंडी करना पड़ गया। यहां पे अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा मुद्दा कर्नाटका के हिजाब रो के साथ जुड़ा हुआ है। शैफ्रॉन शॉल ओढ़े ये जो हिंदू बच्चे हैं ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम गर्ल्स हिजाब पहन रही हैं तो हमको आप भगत ध्वज पहनने दो। और ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी क्या है ये आपको पता है। उडुपी से कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, शिवमोगा तक ये फैल गई है। अभी के लिए केस कर्नाटका हाईकोर्ट में पेंडिंग है। कर्नाटका हाईकोर्ट जल्दी इसका डिसीजन देगी, लेकिन थोड़ा सा टेम्पर शांत पड़ जाए, कर्नाटका हाईकोर्ट इसका इस्तेमाल कर रहा है। चूंकि देखिए जो कम्युनल चीजें होती हैं कि ये हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस है, इसके चलते कभी कभी बातें ज्यादा बिगड़ जाती हैं। तो टेम्पर शांत पड़ जाए वो पहले ज्यादा जरूरी है। बच्चे पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें, ये पहले जरूरी हो जाता है। फिर यहां पे क्या बताया जा रहा है कि तिरंगे को लेके जो ईश्वरप्पा साहब के कमेंट है इसके चलते हो गई प्रॉब्लम। हालांकि जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के बसवराज बोमई साहब, उन्होंने
मिस्टर ईश्वरप्पा को डिफेंड किया। उन्होंने बोला है कि बीजेपी लीडर ईश्वरप्पा साहब ने कुछ गलत नहीं बोला, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट था उनका, और इस हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट को आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जो कांग्रेस है वो पोर्ट्रे करके बीजेपी की इमेज को डाउन कर रही है, अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने की कोशिश कर रही है, इस प्रकार की बातें बोली गई है। हालांकि एक न्यूज ये भी निकल के आ रही है कि जो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा साहब, उन्होंने ओवरऑल मिस्टर ईश्वरप्पा की डांट लगाई है। हालांकि सच में मिस्टर ईश्वरप्पा नड्डा साहब से डांटे गए हैं या नहीं डांटे गए हैं, इसके बारे में ईश्वरप्पा साहब की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। वो अपने रिमार्क्स को लेकर अभी भी स्टाउट है, बातचीत चल रही है। इस बीच में कर्नाटका में एक और कांड हो गया। शिवमोगा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के एक एक्टिविस्ट थे हर्षा, जिनकी उम्र थी 28 साल, इनका मर्डर हो गया, इनको मार दिया गया। अब जब इनको मार दिया गया तो ईश्वरप्पा जी ने यहां पे स्टेटमेंट दे दिया कि इनको मुस्लिम गुंडाज ने मारा है। अब यहां पे फिर वही धर्म वाला एंगल निकल के आ गया कि भाई ये धार्मिक कट्टरता वाली चीज यहां पे निकल के आ गई। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर यूथ को, जिसको अनफॉर्चुनेटली यहां पे मार दिया गया, इसकी बॉडी का जब प्रोसेशन जा रहा था तो वहां पे मिस्टर ईश्वरप्पा पार्टिसिपेट करने पहुंच गए। तो फिर बाद में इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि जब सेक्शन 144 लगा हुआ था तो खुद बीजेपी के कैबिनेट के मिनिस्टर कैसे जा सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल प्रोसेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। 10 लोगों को अब तक इस शिवमोगा वाले प्रोसेशन को लेकर अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो हालात कर्नाटका में काफी खराब हैं, कंट्रोवर्सीज काफी चल रही हैं, लेकिन अभी के लिए तो कांग्रेस अपोजिशन कर रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में कांग्रेस की भी कुछ एजेंडा है, जैसे मेकेदातु ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को लेके कांग्रेस भी एक पद यात्रा निकालने के मूड में है। तो ये जितने भी इश्यूज हैं ये मेजर इश्यूज हैं, बट ऑथर कह रहा है कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये जो इश्यूज होते हैं ये बैकग्राउंड में चले जाते हैं, इनको लोग जल्दी ध्यान नहीं रखते, और नेशनलिज्म यहाँ पे एकदम से उठता है, एकदम से नीचे गिर जाता है। एक ही इंसान एक समय पे एंटी नेशनलिस्ट हो जाता है, बाद में नेशनलिस्ट हो जाता है, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल रिकॉरिक एंड रिक्वायरमेंट। तो कुल मिला के ऑथर एंड में करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड है, और पॉलिटिशियंस अपने अपने समय पे चीजों को बदल देते हैं अपनी अपनी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट के आधार पे। ऐसा ऑथर यहाँ पे डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा है। अगला आर्टिकल, काउंटिंग द कॉस्ट, टॉक्स टू एंड द वॉर आर अ मस्ट एज सैंक्शंस ऑन रशिया विल हर्ट वर्ल्ड। तो देखिए भैया, यूएस, यूके और यूरोपियन एलाइज ने सैटरडे को अनाउंस किया, इंक्लूडिंग फ्रांस और जर्मनी ने, कि हम रिस्ट्रिक्टिव इकोनॉमिक मेजर्स और लगाएंगे रशिया के ऊपर, और कुछ लिमिटेड रशियन बैंक को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से ब्लॉक कर दिया गया है। इनफैक्ट ये जो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम होता है इससे ब्लॉक कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना हो, मान लो अगर आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हो या फिर आप कोई वेबसाइट चलाते हो जिस पे आप एडसेंस के एड्स डिस्प्ले करते हो, तो अगर आपको पेमेंट लेनी है तो आपको स्विफ्ट कोड देने पड़ेंगे। अगर आपको इंडियन बैंक अकाउंट में या फिर रशिया के किसी बैंक के अकाउंट में पैसा भेजना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरा एक दोस्त कह रहा था कि यार रशिया में मेरे यूक्रेन में मेरे एक रिलेटिव फंस गए, उनके पास पैसों की कमी हो गई है, उनको पैसा भेजना है, उनको पैसा भेजने के लिए भी स्विफ्ट कोड चाहिए यहाँ पे। तो इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वहां पे स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए स्विफ्ट कोड्स चाहिए। अब रशिया के कुछ बैंकों को स्विफ्ट कोड की, आप कह लो, सुविधा से हटा दिया गया। इसका मतलब क्या है, स्विफ्ट कोड उन बैंकों के पास नहीं होंगे तो वो बैंक कोई पैसा रशिया के बाहर नहीं भेज पाएंगे, और ना ही वो बैंक रशिया के बाहर से कोई पैसा अपने देश के अंदर लेके आ सकते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, और रशिया की सेंट्रल बैंक के ऊपर अगर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी तो भाई कहीं ना कहीं रशिया को प्रॉब्लम हो जाएगी आगे आने वाले समय में। केवल रशिया को प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरी दुनिया को होगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की, इंडिया की, चाइना की बहुत सी कंट्रीज रशिया में ऑपरेट कर रही हैं। तो वो बहुत सी कंपनी, अब ये कंपनी अपना धंधा ही नहीं कर पाएंगी, ना पैसा बाहर भेज पाएंगी, ना पैसा अंदर ले पाएंगी, धंधे में तो पैसा इन्वॉल्व होता ही है। तो ये सिर्फ रशिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम होने वाली है। प्लस रशिया के पास ये 630 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इस्तेमाल करके अपने वॉर एफर्ट्स को ना लीड कर पाए रशिया, ऐसी भी यहां पे कोशिश करने की कोशिश कर रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड। और इन सब के कंबाइंड इफेक्ट क्या हुआ है कि रशियन रूबल की वैल्यू एक ही दिन में 30% गिर गई है। 2022 में अगर आप देखो तो रशियन रूबल की वैल्यू 26% गिर चुकी थी। लगभग 2019 की बात है, जब मैं रशिया गया था, उस समय पे 1 रूबल 1.10 रुपए का था, मतलब 1 रूबल इक्वल्स टू 1.1 इंडियन रुपीज। अगर आप देखो तो ये वॉर से पहले लगभग 2-3 महीने पहले 1 रूबल 1 रुपए का था। अब क्या है कि भाई रुपए के कंपैरिजन में रूबल बहुत कमजोर हो गया है, बहुत नीचे आ गया है। तो इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है कि रशियन करेंसी बहुत कमजोर पड़ रही है। अगर अभी का कन्वर्जन रेट देखें, जस्ट अभी का,
तो एक रशियन रूबल ₹0.72 और एक समय पे एक रशियन रूबल ₹1.20 या ₹1.10 के बराबर था। मतलब इस हद तक रशियन करेंसी नीचे गिर चुकी है। रशिया के हालात इस टाइम पे इस कंटेक्स्ट में खराब चल रहे हैं। जब आपकी करेंसी एक लिमिट से ज्यादा डिवैल्यू हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी ना भाई। शार्प डेप्रिसिएशन हुआ है यहां पे, ठीक है। ओवरऑल जो सेंट्रल बैंक है रशिया की, उसके ऊपर भी यहां पे प्रेशर हो गया। इनका जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है ये 20% पहुंच गया। इंटरेस्ट रेट ज्यादा मतलब कि भाई ये रशियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो रशियन सेंट्रल बैंक है इसने अपने रेपो रेट को 20% पे पहुंचा दिया। रशिया का जो सबसे बड़ा बैंक है स्पर बैंक, इसका जो यूरोपियन आर्म है जो कि यूरोप में ऑपरेट करता है, वहां पे जो लोगों ने भी अपना पैसा इकट्ठा किया था वो जाके अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो बैंक रन की सिचुएशन आ गई। बैंक रन समझते हो ना क्या होता है? कि आपको पता है कि आपने अपने बैंक में पैसा जमा कर रखा है। मान लो मैंने एसबीआई में पैसा जमा कर रखा है, आप में से बहुत सारे लोगों ने एसबीआई में पैसा जमा कर रखा होगा। अब एकदम से हम सब लोग एसबीआई पहुंच जाए और एसबीआई से बोले मेरा पैसा वापस करो, तो एसबीआई के पास सबका पैसा थोड़ा ना एकदम से पड़ा होगा, तो वो बैंक रन की सिचुएशन होती है। कुछ ऐसा ही स्बर बैंक, एसबीईआर बैंक जो है रशिया की, इसके यूरोपियन नाम के साथ हो रहा है। यूरोप में जो बैंक है वहां पे लोग जाके खड़े हो गए हैं कि भाई हमारा पैसा वापस करो, तो बैंक रन की सिचुएशन सी आ गई। इनफैक्ट रशिया के अंदर लोग एटीएम के बाहर खड़े हैं, कैश शॉर्टेज ना हो जाए इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसा जितना जल्दी हो सके निकाल लेना चाहते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। ये इंपैक्ट केवल यूक्रेन पे नहीं आ रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी आ रहा है और रशिया के अंदर भी आ रहा है। जल्दी ही आप देखो तो कहीं ना कहीं रशियन सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। इनफैक्ट रशिया के अंदर लोग एजिटेशन कर रहे हैं। वो यूरोपियन कंपनियां और वो यूरोपियन बैंक्स जिन्होंने अपना धंधा रशिया में चला रखा है, उनके स्टॉक मार्केट के दाम नीचे गिर गए। ओके, उनके कहीं ना कहीं बिजनेस लॉसेस हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा के केवल रशिया का नुकसान है, वो यूरोपियन कंपनी जो कि रशिया के अंदर काम कर रही है उनको भी नुकसान हो रहा है। एक चीज के ऊपर अब तक गाज नहीं गिरी है, वो ये है कि रशिया जो ऑयल और गैस यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करता है उसके ऊपर गाज नहीं गिरी है। हालांकि इस पूरे वॉर के चलते क्रूड ऑयल के दाम, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर $100 पर बैरल से ज्यादा के बिक रहे हैं, जबकि इंडियन बजट में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को कितना एक्सपेक्ट किया गया था, $75 अब बैरल, और अब ऑयल के दाम $100 अब बैरल से ऊपर जा चुके हैं। तो यूरोप में हालत बहुत खराब है और खासकर ये हालत कोविड-19 के पैंडेमिक के रिकवर होते समय पे खराब करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम केवल यूक्रेन रशिया के लिए नहीं है, यूरोप और इनफैक्ट इंडिया के लिए भी है। और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जल्दी से जल्दी ये रशिया वर्सेस यूक्रेन की जंग बंद हो। जितनी जल्दी बंद होगी उतनी जल्दी चीजें स्टेबलाइज होंगी। अगर ये लंबी खिंच जाती है, इसके इंपैक्ट बहुत एक्यूट बेसिस पे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की डेट में एडिटोरियल में इतना ही कुछ दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। गुड बाय।